हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी आईपी मैट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो का जो टॉपिक है आईपी मैट सिलेबस, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आईपी मैट इंदौर एक एग्जाम है, आईपी मैट रोहतक एक एग्जाम है, जिप मैट एक एग्जाम है। हम कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार कि आईपी मैट इंदौर का एक्चुअली सिलेबस क्या है और रोहतक जिप मैट का सिलेबस थोड़ा सा अलग क्यों है। और ऑफकोर्स कंफ्यूजन वाला पॉइंट है भी यहाँ पे, बिकॉज कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आईपी मैट इंदौर में तो पूछे जाते हैं बट आईपी मैट रोहतक और जिप मैट में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। एट द सेम टाइम आईपी मैट रोहतक और जिप मैट में कुछ चीजें हैं जो आपके आईपी मैट इंदौर एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती हैं, राइट। तो ये सिलेबस का जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर करने के लिए डिटेल में हम सिलेबस को चेक करेंगे, एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक देखेंगे क्या उसमें आता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है वो हम नहीं पढ़ के कुछ और पढ़ रहे होते हैं एंड इट लीड्स टू अ कोलोसल वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। सो इससे बचने के लिए आज हम अच्छे से आईपी मैट का सिलेबस चेक करेंगे एंड जहां पे हम आईपी मैट इंदौर रोहतक जिप मैट, साथ में मैं आपको बता दूंगा कि ये बाकी बीबीए एंट्रेंस के एग्जाम के सिलेबस के काम भी आएगा, ओके। एंड देन फाइनली आप सबको पता है कि क्वांट, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये हर एक मैनेजमेंट एग्जाम, इनफैक्ट हर एक एप्टीट्यूड एग्जाम के पिलर्स हैं, राइट। इंडिया में कोई भी मैनेजमेंट का एग्जाम हो, कोई भी बीबीए का एग्जाम हो, सब में ये चीजें तो पूछी जाने वाली है ही हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो पूछ रहे थे कि क्या IIM बैंगलोर अपना आईपीएम का प्रोग्राम स्टार्ट करेगा 2024 में, 25 में। देखिए अभी तक ऐसी कोई न्यूज है नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने यूजी प्रोग्राम के बारे में बताया है। बट डेफिनेटली अगर स्टार्ट करता भी है तो सिलेक्शन जब होगा और जो एग्जाम वो कराएगा सिलेक्शन के लिए इन प्रोग्राम्स में, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर क्वांट, वर्बल और लॉजिकल ही पूछेगा। तो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस द सिलेबस इन डिटेल। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपी मैट इंदौर के सिलेबस की। मैं सेक्शन बाय सेक्शन यहाँ पे जाऊंगा। सबसे पहला सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन वी विल गो टू वर्बल एबिलिटी का सिलेबस एंड हायर मैथ्स का भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि क्लास 11-12 की मैथ्स आपकी आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में आती है, ओके। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अच्छी बात यह है कि ये जो पूरा सिलेबस है, दिस इज नॉट जस्ट रेलेवेंट फॉर IIM इंदौर, आईपी मैट इंदौर, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम इन आईपी मैट रोहतक एज वेल एज जिप मैट, और बल्कि आप कोई और बीबीए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो वहां पर भी ये चीज आएगी, ओके। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वांट के सिलेबस में। जब मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं, सो आई एम रेफरिंग टू द मैथमेटिक्स दैट वी यूजुअली डू इन क्लास 6 to 10, ओके। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए, यू विल डेफिनेटली फील कि ये चीजें आप ऑलरेडी क्लास 6 to 10 में करके आए हो, ओके। सो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम एक बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करने वाला टॉपिक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट डिजिट निकालने से। ऑफ कोर्स आईपी मैट 2022 2023 में भी इसके क्वेश्चन आए हैं एंड आप डेफिनेटली 2024 में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ईजी टॉपिक है, आपको 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे प्लस, माइनस, डिवाइड, बॉड मास से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस आपको दी होंगी जिसका आंसर आपको निकालना होता है। तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन वो चीजें होंगी। नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम्स। तो कुछ रिमाइंडर थ्योरम्स हैं, जैसे काफी बड़े बड़े रिमाइंडर के प्रॉब्लम्स भी आईपी मैट में आते हैं और इसका यूज यूनिट डिजिट निकालने में भी काफी टाइम्स होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपका यूलर थ्योरम हो गया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ओके। विल्सन थ्योरम कभी कभी यूज हो जाता है। तो कुछ लोग इसको पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के जाते हो, 1 हफ्ता लगेगा सीखने में आपको और इसमें एक्सपर्टीज गेन करने में। आप कोई सा भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट से रिलेटेड, रिमाइंडर से रिलेटेड, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट इज HCF LCM। यू ऑल नो अबाउट HCF LCM। इससे रिलेटेड आपके HCF LCM से रिलेटेड कई टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओके। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और डायरेक्टली आपसे फ्रैक्शंस का HCF LCM भी पूछा जा सकता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस आपको पता है, जहाँ पे पावर, स्क्वायर रूट, इन सब चीज़ों से आप डील करते हो, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे आएंगे, ओके। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स। तो एक नंबर है, उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं, सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसके अराउंड क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल्स। ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, आपको एक एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर आप 11 तक जो नंबर्स हैं इनका डिविजिबिलिटी रूल यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अप्लाई करना जानते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। इससे भी आप डायरेक्टली अगर कुछ पास्ट के पेपर स्कैन करो, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे। फाइनली आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता है, इट इज जैसे 5 फैक्टोरियल पूछ लिया आपसे तो उसका वैल्यू होता है नंबर से स्टार्ट करो 1 तक जाओ और जितनी भी डिजिट्स हैं एक एक डिक्रीज करके सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5 फैक्टोरियल इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो फैक्टोरियल भी एक ऐसी चीज है जो जनरली 10 तक तो बच्चे नहीं देखते हैं बट 11-12 में देखते हैं। इजी कंसेप्ट है, नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट भी इसको इजीली कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका पूरा पोर्शन हो गया नंबर सिस्टम का। इससे डेफिनेटली 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे डेफिनेटली। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चाहे वो इंदौर का पेपर हो, चाहे रोहतक का हो, चाहे जिप मैट का हो। अब बात करते हैं अरिथमेटिक।
एक और चीज़ जो डिफरेंस मैं बताना चाहता था, आईपी मैट इंदौर का जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इसके जो क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है थोड़ा सा ऊपर रहता है आईपी मैट रोहतक और जिपमैट से, एंड दैट्स द वेरी रीजन इसकी कट ऑफ लो जाती है। जिपमैट और रोहतक में कट ऑफ हाई थोड़ी इसलिए जाती है बिकॉज ईजी क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली बच्चे क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हैं। अरिथमेटिक की बात करते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट, कि एक क्लास है उसमें इतने स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज इतनी है, एक स्टूडेंट आया उसकी एज इतनी, एक गया तो इसकी वजह से इतना एवरेज चेंज आया, बताओ जो स्टूडेंट आया उसकी एज कितनी थी, समथिंग लाइक दैट। एज बेस्ड प्रॉब्लम्स वही चीज़ें हो गई कि अ फादर वॉज बॉर्न 10 years ago, a son was born 10 years later, something like that, in a word based problem जो आपको पढ़ के इक्वेशंस बना करके सॉल्व करने होते हैं। पार्टनरशिप आपको पता है एक बेसिक सा सम होगा, ओके, बोला जाएगा कि इसको दो लोगों में डिवाइड कर दिया और 5 साल बाद इसने इतना प्रॉफिट जनरेट किया, उसने इतना किया, तो इसको कितना सम अलॉट हुआ था जो भी पार्टनर्स उसमें थे। तो पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स वैसी होती हैं, बेसिकली आप इसको रेशियो प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन बोल सकते हो। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये सबको पता है, जिसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, आपका मार्क प्राइस, डिस्काउंट, ये सब टर्म्स यूज होंगे, ओके। रेशियो प्रोपोर्शन यू ऑल नो, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ओके, सिंप्लीफाई करने को भी आ सकता है, या फिर आप अगर बोलो तो इसका डायरेक्ट यूसेज मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में भी होता है, जहाँ पे एक या दो टाइप के लिक्विड्स को मिला दिया जाता है किसी पर्टिकुलर रेशियो में, ओके, या फिर रिप्लेसमेंट होता है किसी लिक्विड का, ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आप जब पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके। देन टाइम स्पीड डिस्टेंस, आप सबको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम बन जाती हैं, ठीक है। इसी के अराउंड आपका कभी कभी ट्रेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें दो ट्रेन आ रही हैं, जा रही हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट। एंड फाइनली रिलेटिव स्पीड की बात अगर करो तो बोट एंड स्ट्रीम्स, कि एक बोट है, एक स्ट्रीम है, सम सिचुएशन कैन बी फॉर्म्ड अराउंड दैट, एंड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द अरिथमेटिक में से भी डेफिनेटली इन सारे कंसेप्ट में से एक एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे क्वांट के सेक्शन में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अलजेब्रा। अलजेब्रा बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स लगे होंगे, आपके एक्स वाई से रिलेटेड इक्वेशंस होंगे, उनको आपको सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। सो सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्मूले, जहाँ पे स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड जो अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, उनका यूज हो सकता है। लीनियर इक्वेशंस आपको पता है, ऐसी इक्वेशंस जहाँ पे 1 डिग्री की इक्वेशंस होंगी, आपको सॉल्व करना होता है। तो ये आपकी अलग अलग तरीके से, इसका एप्लीकेशन एज बेस्ड प्रॉब्लम में हो सकता है, राइट, अलग अलग जगह हो सकता है। बेसिकली लीनियर इक्वेशंस का यूज कोऑर्डिनेट में यूज हो सकता है। देन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली 2 डिग्री की इक्वेशन जिसकी 2 डिग्री होती है, उसके अराउंड आपसे ग्राफ से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके अराउंड नेचर ऑफ रूट्स, इसके अराउंड पूछा जा सकता है। देन इनइक्वालिटीज, जनरली हमको जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमें इक्वल टू साइन दिखता है, बट इनइक्वालिटीज में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड, ओके। एंड लॉगरिथम्स आपको पता है, लॉगरिथम्स में क्या होगा, लॉग का एक इक्वेशन होगा, लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करके उसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर निकालना होता है, ओके। एंड फाइनली मैं ट्रिग्नोमेट्री को भी इसी में डाल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनसे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनको वैसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, राइट, कि एक टावर है, उस पर एक लाइट लगी हुई है एंड शेडो बन रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, और शेडो से एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ये है वो है, समथिंग अराउंड दैट कैन बी आस्क्ड, ओके। एक बार आप पेपर अगर स्कैन कर लोगे यू विल बी एबल टू रिलेट वेल विद मी, ओके। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जहाँ पे 2D फिगर्स के एरियाज को लेकर, देन उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। एंड 3D फिगर्स, जहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात आ जाती है, कर्व सरफेस एरिया की बात आ जाती है। तो ये मोरलेस आप कह सकते हो कि याद करने वाली चीज़ है, आपको काफ़ी ज़्यादा याद करना पड़ सकता है, बट इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग वंस यू लर्न इट, ओके। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के। तो बेसिक्स पूछे जाएंगे ज्योमेट्री के, लाइन्स के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको एंगल्स वगैरह कैलकुलेट करना हो सकता है, ट्राइंगल्स के अराउंड, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पे, सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, देन सर्कल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, सेक्टर के अराउंड उनके, है ना, और सर्कल के अंदर ट्राइंगल हो सकता है, समथिंग अराउंड दैट प्रॉपर्टी कैन बी आस्क्ड। तो सर्कल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सेंटर, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब आपको आना चाहिए, ओके। क्वाड्रिलेटरल्स, अगेन यहाँ पे आपके स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी देयर, एंड उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन देन वी हैव पॉलीगॉन्स, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फिगर के एंगल्स का सम बताओ, इंटरनल एंगल्स का और एक्सटर्नल एंगल्स का, और उसके अंदर एंगल, ट्राइंगल, सर्कल का कोई यूज हो सकता है, तो उसके अराउंड आपसे पॉलीगॉन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको पता है एक्स वाई एक्सिस से रिलेटेड कोई लाइन हो सकती है और उसी में क्वेश्चन में कोई सिचुएशन दी हो सकती है,
जनरली ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इसके क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। मेंसुरेशन आपका पूरा पूरा एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम से बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एंड फाइनली हाइट एंड डिस्टेंस तो आपको पता ही है, जो ट्रिग्नोमेट्री की भी बात कर सकते हो अगर एंगल्स यूज होते हैं। अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम को आप हाइट एंड डिस्टेंस में काउंट कर सकते हो, उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेनली जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है ये इंदौर, रोहतक, जिपमैट में सेम रहता है। इंदौर में एक और चीज एक्स्ट्रा है विच इज कॉल्ड हायर मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्लास 11-12 का भी सिलेबस थोड़ा सा इंक्लूड हो जाता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सिलेबस है वो आईपीमैट इंदौर में ही क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा रोल प्ले करती है। एक्चुअली आईपीमैट इंदौर क्वांट का जो सेक्शन है आपको पता है, एक सेक्शन होता है क्वांट शॉर्ट आंसर, दूसरा सेक्शन होता है आपका क्वांट एमसीक्यू, राइट। एमसीक्यू में आपके मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, शॉर्ट आंसर में ऑप्शंस नहीं होते, यहाँ पे बॉक्स होगा उसमें आंसर एंटर करना होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट यहाँ आते हैं 15 क्वेश्चंस, यहाँ आते हैं 30 क्वेश्चंस, इन टोटल आपको पता है कि आपके 45 क्वेश्चंस हैं। इन 45 का अगर मैं आपको बाइफर्केशन दूँ तो जो 32 से 33 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी क्लास 6 to 10 की मैथ्स के आएंगे, जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, राइट। और अगर आप बात करते हो बाकी क्वेश्चंस कितने बचे, समवेयर अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस, ये 12 to 13 क्वेश्चंस आपकी क्लास 11-12 की मैथ्स से आएंगे, ठीक है। तो वही टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ऑल्सो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो नॉन मैथ वाले स्टूडेंट भी इजीली पढ़ के सीख सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे है सेट थ्योरी, राइट। तो सेट थ्योरी में एक सेट क्या होता है, उसके एलिमेंट्स की चीजें, राइट। और सेट में काफी चीजें होती हैं, इसमें आप वेन डायग्राम भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ोगे, तो उसके अराउंड क्वेश्चंस आपके सेट थ्योरी में आएंगे। ओके, ये इनिशियल चैप्टर्स में आता है क्लास 12 के, तो वहां आप इस चीज को पढ़ोगे। प्रोबेबिलिटी, इससे डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी भी आपको पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी भी सीखने लायक चीज है, और ऐसा नहीं कि क्लास 11-12 वाले इसको बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के स्टूडेंट भी बहुत स्मार्ट होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव मैथ्स तो वो समझ नहीं सकते हैं। थर्ड वी हैव सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर आपका अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली। ओके, सो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये बहुत बड़ा इजी टॉपिक है जो 11-12 वाले आराम से समझ सकते हैं। एपी तो आप लोग पढ़ते ही हो 9-10 में, जीपी जो होती है वहां पे रेशियो का कुछ यूज हो जाता है, तो एक बार आप इसके बेसिक्स पढ़ लो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप डेफिनेटली इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। देन वी हैव परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये भी स्कोरिंग टॉपिक है, इससे भी 2-3 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और ऐसा नहीं कि इसको 11-12 वाले नहीं सीख सकते। हाँ, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की, ठीक है, इससे वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में इसका इनडायरेक्ट यूज होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है जहां पे आपको टाइप ऑफ इंटीग्रल्स याद करने पड़ते हैं, कुछ काफी सारे फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं। ओके, तो आप कह सकते हो कि ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, इसमें ऐसा हो सकता है कि क्लास 11-12 वालों को बिल्कुल नया लगे, बट करने लायक टॉपिक है अभी आपके पास, क्योंकि 9 महीने बचे हैं, आप डेफिनेटली टच कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, ये एक और स्कोरिंग एरिया है, बिल्कुल एक और स्कोरिंग टॉपिक है नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए। ये फर्स्ट चैप्टर होता है क्लास 12 की बुक का जनरली। ओके, इनिशियल चैप्टर्स में ही आता है, तो इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ यहाँ पे भी फॉर्मूला होते हैं जिसको अप्लाई करके डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे 3-4 क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं, तो ये पढ़ने लायक टॉपिक है। ओके, वेक्टर्स थोड़ा कह सकते हो अगेन नई चीज आ गई नॉन मैथ्स वालों के लिए, बट डेफिनेटली बेसिक्स अगर आप पढ़ के जाओगे आपसे हो सकता है। एक यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है अलग से, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें एक सेट आता है 5 क्वेश्चंस का इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन। तो जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड एमसीक्यू सेक्शन आपका है, वहां पे एक सेट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन का, इसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, कोई भी तरीके का टेबल में डेटा दिया हो सकता है, आपको पढ़ के आंसर करना होता है। ट्रस्ट में ये क्लास 12 का टॉपिक नहीं है, ये कोई भी बच्चा जो नॉर्मल ग्राफ पढ़ना जानता है उसको वो इजीली कर सकता है इसको। एंड 5 क्वेश्चन में से 4 तो बिल्कुल ईजी होते हैं, करने लायक होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डीआई का सेट नहीं आता, डेटा इंटरप्रिटेशन का कोई लॉजिकल रीजनिंग का सेट आ जाता है, तो एक बार गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट देखा गया है। ओके, बट कभी कभी रैंडम लॉजिकल पजल्स भी आ जाती हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको करके जानी है। आपको इसका बेटर आइडिया टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पता लगेगा डीआई और एलआर का, आप एक बार बस पास्ट 4 ईयर के जो आईक्वांटा के पेपर्स हैं, आईक्वांटा की वेबसाइट पे पेपर्स हैं आईपीमैट के पास्ट ईयर पेपर्स, उनको एक बार स्कैन कर लीजिए। ओके, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनफैक्ट डीआई का क्वेश्चन तो आपका कभी कभी डीआई का क्वेश्चन जो चार्ट को पढ़ना, पाई चार्ट को पढ़ना, टेबल को पढ़ना, उससे डेटा निकाल करके सॉल्व करना, ये कभी कभी आपका रोहतक और जिपमैट में भी आता है। ओके, क्वांट के सेक्शन में या लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में भी कभी कभी आ सकता है। तो ये बेसिकली आईपीमैट इंदौर स्पेसिफिक है, ये ना ही आपका आईपीमैट रोहतक में आएगा,
सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। ओके, सो ये आईपी मैट रोहतक में भी नहीं आने वाला है एंड ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके जिपमैट में भी नहीं आने वाले हैं। ओके, क्लास 12 की मैथ्स का कुछ भी आईपी मैट रोहतक और जिपमैट में नहीं आता है। ओके, सो ये याद रखिएगा। दैट्स ऑल अबाउट दी हायर मैथमेटिक्स सिलेबस इन आईपी मैट इंदौर। अब बात करते हैं वर्बल एबिलिटी के सिलेबस की। वर्बल एबिलिटी का सिलेबस भी कॉमन है अक्रॉस ऑल द एग्जाम्स। फाइनली बात कर लेते हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन की। ये मैं आईपी मैट इंदौर के लिए बता रहा हूँ, बट सेम सिलेबस आपका आईपी मैट रोहतक और जिपमैट में भी आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामर के पोर्शन की, जहाँ पे नाउन्स एंड प्रोनाउंस रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, एडवर्ब एंड वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सबको पता है, बहुत कॉमन सा टॉपिक है, फिगर्स ऑफ स्पीच जहाँ पे एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन या और कोई फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज होते हैं, सिमिली, मेटाफर, ये सब चीजें पहचानना एक सेंटेंस के अंदर, उससे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस तो मेमोराइज करने वाली चीज है। सो ईडियम एंड फ्रेजेस समथिंग की एक लिस्ट आती है ईडियम एंड फ्रेजेस की, उसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं एक ईडियम एंड फ्रेजेस की लिस्ट है पूरी, इनको अगर आप पढ़ के जाते हो आप कोई सा भी ईडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन कर सकते हो। एटिमोलॉजी एंड रूट्स, तो यहाँ पे बेसिकली ये आपको हेल्प करता है जब आप एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो काफी बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग जज करना कि इसका मतलब क्या हो सकता है वो टफ हो जाता है, राइट। तो वहां पे आपको मीनिंग क्रैक करने के लिए रूट्स जो होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, हर एक वर्ड के अंदर कुछ रूट्स होते हैं, उनका मीनिंग जान करके आपको थोड़ा पुश मिल सकता है। ओके, आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो। आर्टिकल सबको पता है, ए एंड द, तो इनका यूज सेंटेंस में कहाँ पे करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। एक्टिव पॉसिव वॉइस सबको पता है। डिडक्टिव एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिडक्टिव रीजनिंग थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है, बट डेफिनेटली अगर आप इसको पढ़ के जाते हो तो कर सकते हो। एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ग्रामर का ही एक पार्ट होता है, काफी कॉमन रहता है सारे आईपी मैट एग्जाम्स में, ठीक है। इससे क्वेश्चन सेकंड पोर्शन जो हमारा आता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। आईपी मैट इंदौर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 2 पैसेजेस आएंगे, जहां पे 6 क्वेश्चन का सेट होगा हर एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें बेसिकली ये हो सकता है कि पूरे पैसेज में कहीं पे कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज होगा, उसका कैसे यूज करना है ऑथर के अकॉर्डिंग, राइट उस वर्ड का मीनिंग क्या है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इसको काइंड ऑफ एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड टॉपिक बोल सकते हो। टोन ऑफ द ऑथर, टोन ऑफ द पैसेज, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा इनसे रिलेटेड। देन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन और अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, ये वैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट नहीं है, बट स्टिल समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस लाइन से क्या इन्फर करते हो, राइट, समथिंग लाइक दैट कैन बी आस्क्ड। बात करते हैं वर्बल एबिलिटी। अब आईपी मैट इंदौर में 45 क्वेश्चंस होते हैं वर्बल एबिलिटी के, जिसमें से 12 जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं डायरेक्टली, बट 33 क्वेश्चंस मेजर पोर्शन वर्बल एबिलिटी का है, जिसमें एरर स्पॉटिंग हो सकती है। किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में कहाँ पे एरर है ये पूछा जा सकता है आपसे। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है ना, और ग्रामर आपकी ठीक ठाक है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। सेंटेंस कंप्लीशन, एक पर्टिकुलर सेंटेंस होगा, बीच में 2-3 वर्ड्स मिसिंग हो सकते हैं, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। पैराजम्बल्स बहुत यूजुअल सा टॉपिक है, एक सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आपसे बोलेंगे इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाओ, लॉजिकल सीक्वेंस में लगाओ, जिससे कुछ सेंस बने। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगेन एक सेंटेंस का एक पार्ट होगा, वो रॉन्ग दिया होगा, उसमें ग्रामर गलत हो सकती है, वर्ड यूसेज गलत हो सकता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें बोला होगा कि जो करेक्ट पार्ट कौन सा है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, एनालॉजीज, ये एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड ही होता है। आपको 2 वर्ड्स दिया होगा, एक वर्ड का पेयर, 2 वर्ड्स का एक पेयर दिया होगा, और जो रिलेशन उन दोनों वर्ड्स के बीच में है, आपको वही रिलेशन ऑप्शंस में जो वर्ड्स दिए होते हैं उनके बीच देखना होता है। आप एक बार पेपर स्कैन कीजिए, आपको पता लग जाएगा। सेम सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, सब एक ही तरीके की चीजें हैं, तो वही पार्ट मेजर रहता है वर्बल एबिलिटी का। ओके, फाइनली आपके पास आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको पता है कि एंटोनिम सिनोनिम तो डेफिनेटली 2 से 3 एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं। देन स्पेलिंग एरर्स, ये वैसे कम आता है बट स्टिल आ सकता है, ये जिपमैट और रोहतक में ज्यादा आता है, इंदौर में थोड़ा कम आता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आपसे एक ग्रुप ऑफ कुछ वर्ड, आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उससे डायरेक्टली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, एंड देन ऑड वन आउट, आपको पता है ऑड वन आउट में एक वर्ड दिया होगा, नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, बोला होगा कि मे बी ऐसा पूछा होगा कि यू हैव बीन गिवन 4 वर्ड्स, फाइंड द ऑड वन आउट, जो तीनों से थोड़ा सा अलग है। फॉरेन वर्ड्स कई बार देखे गए हैं वैसे आईपी मैट इंदौर के पेपर में, बट रिसेंटली नहीं पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, इसको आप चाहो तो कर सकते हो बट छोड़ भी सकते हो। ट्राई टू गेन मास्टरी इन द अदर टॉपिक्स। ओके, एंड वर्ड यूसेज तो बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स की तरह का, आपको वर्ड का मतलब पता है तो डेफिनेटली आपको सेंटेंस में से यूज करना होता है। अब मैं क्विकली जिपमैट और रोहतक का 2 मिनट में सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, बिकॉज सेम ही है बिल्कुल,
and then I'll tell you about some books which you can use into your preparation. Now let us talk about the IPMAT रोहतक quantitative aptitude syllabus. देखिए quantitative aptitude के syllabus में कोई ज़्यादा difference नहीं है, सेम ही है IPMAT रोहतक में भी, इंदौर में भी, जिपमैट में भी. तो आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट इन डिटेल, मैंने ऑलरेडी ये पिछली साइड में एक्सप्लेन कर लिया है, आप देख लीजिएगा. कंसेप्ट पूरे के पूरे सेम ही रहते हैं. बट अगर हम आगे चलें और देखें IPMAT रोहतक का वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस, ये भी बिल्कुल पूरा का पूरा सेम है. बस इतना सा डिफरेंस हो सकता है कि जो IPMAT इंदौर के क्वेश्चन है वो थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, रोहतक के थोड़े इजी होंगे. एंड दैट इज द वेरी रीजन कि रोहतक में बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं. सो गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स एंड आपको सेम वे में प्रिपेयर करना है. दैट इज वाई अगर आप IPMAT इंदौर के लिए प्रिपेयर करते हैं क्वांट और आपका वर्बल एबिलिटी, तो आप बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो जाते हैं IPMAT रोहतक और जिपमैट के लिए. बट एक सेक्शन यहाँ पे है रोहतक में जो एक्स्ट्रा आता है, दैट इज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. ये क्वेश्चंस इन कंसेप्ट से जनरली IPMAT इंदौर में नहीं पूछे जाते हैं. ओके, तो ये क्या कंसेप्ट्स हैं ये देख लेते हैं. सबसे पहला आपका एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें नंबर एंड लेटर सीरीज, एक सीरीज होगी, आपको अगला नंबर या लेटर गेस करना हो सकता है. कोडिंग डिकोडिंग, कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी और लेटर के थ्रू रिप्रेजेंटेड हो सकता है या किसी नंबर से रिप्रेजेंटेड हो सकता है, आपको डिकोड करना होता है. ओके, लॉजिकल सीक्वेंस सीरीज भी, इसमें ये हो सकता है कि कुछ एंगल्स पे पर्टिकुलर फिगर घूम रहे होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स रोटेट कर रहे होंगे, उसके अराउंड क्वेश्चन हो सकता है. क्यूब्स एंड डाइस, क्यूब्स या डाइस हो सकते हैं, उसमें पेंटिंग हो सकती है, क्यूब्स की कटिंग हो सकती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि कितने फेस कलर्ड हैं या 1 फेस कलर्ड है, 2 फेस कलर्ड है. फाइन. फैमिली ट्री और ब्लड रिलेशंस अगर आप बात करोगे कि सेम हो गए, राइट. इसमें आपको पता ही है कि एक फैमिली दी होगी, उसमें कुछ सिचुएशन दी होगी कि ये उसका ब्रदर है, सिस्टर है, आंट है, डॉटर है, व्हाटएवर इट इज. तो फैमिली ट्री आपको बनाना आना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप ब्लड रिलेशन इजीली कर सकते हो. वेन डायग्राम्स, इसमें क्या होगा कि कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होंगे, उससे रिलेटेड आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करे होंगे और पूछा होगा कि बताओ कौन सा ऐसा वेन डायग्राम है जो करेक्टली इस रिलेशन को बता रहा है. देन सिलोजिज्म्स भी लगभग वेन डायग्राम जैसा ही होता है. ओके, इसमें आपके वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें ऑल ARB, ऑल BRC, समथिंग लाइक दैट आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना होता है. ये भी ईजी होता है. क्लॉक एंड कैलेंडर्स का क्वेश्चन कभी कभी देखा गया है. इसमें आपको एक पर्टिकुलर डेट दी होगी और बोला होगा कि ये इस डेट को ये डे है, तो फ्यूचर में इस डेट को कौन सा डे होगा, समथिंग लाइक दैट. तो क्लॉक एंड कैलेंडर्स वो वाली बात होगी. एंड क्लॉक्स में तो थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो क्लॉक की हैंड्स हैं उनके मूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. डेटा अरेंजमेंट इज नथिंग, ये इन्हीं का मिक्सचर आप कह सकते हो. डेटा अरेंजमेंट में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू सम डेटा. ओके, देन सीटिंग अरेंजमेंट आपको पता है कि कुछ लोग होंगे वो एक दूसरे के लेफ्ट राइट बैठे होंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. देन लॉजिकल कनेक्टिव्स, बार ग्राफ एंड कॉलम ग्राफ, लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट, ठीक है. लॉजिकल मैचिंग एंड पजल्स, ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो ये DI का पार्ट हो गया लगभग एक तरीके से. और इसमें कुछ पजल्स आ सकती हैं डायरेक्टली जिसका कोई कंसेप्ट ना हो, तो आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, आप इजीली कर लोगे. इसमें इंदौर से इजी क्वेश्चंस रहते हैं जनरली. देन डेटा सफिशिएंसी वगैरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, फिर एक प्रॉब्लम दी होगी, पूछा होगा कि इस प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए कौन सा डेटा हमें ज़रूरी है. ओके, सो दैट इज डेटा सफिशिएंसी. एक बार पेपर स्कैन कर लीजिए, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. देन नॉन वर्बल रीजनिंग, यहाँ पे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज आपसे पूछ लिया है कि मिरर लेफ्ट को रखा हो सकता है, राइट को रखा हो सकता है. सिमिलरली वाटर इमेज, वाटर जनरली ऐसा रहता है कि वाटर का यहाँ पे वाटर होगा, है ना, उसका रिफ्लेक्शन आपसे पूछ लेंगे. पेपर फोल्डिंग, इसमें एक ऑब्जेक्ट दिया होगा और उसको कट किया होगा और बोला होगा कि ये पेपर इस ऑर्डर में फोल्ड हो रहा है और जब अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा, राइट. तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेपर को फोल्ड किया, उसमें पंच कर दिए होल्स, देन इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो वो आपको जज करना होता है. नॉट वेरी टफ, विजुअलाइजेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. एंड फिगर मैट्रिक्स, यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है कि मैट्रिक्स में नंबर भरे हो सकते हैं या कोई लेटर हो सकते हैं, आपको कोई मिसिंग लेटर या नंबर गैस करना हो सकता है. एट लास्ट आपका वर्बल रीजनिंग आ गई, जिसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन. ये थोड़ा सा अलग टाइप के टॉपिक्स हैं एंड वील डिस्कस देम इन द क्लासेस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द IPMAT रोहतक का क्वांट, वर्बल एंड लॉजिकल का सिलेबस. अगर मैं जिपमैट के क्वांट की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम सिलेबस है, सेम टू सेम सिलेबस है क्वांट्स का. बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्वेश्चन इजी होंगे. एंड सिमिलरली वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस भी पूरा सेम ही है. ओके, बात करोगे लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पे भी जो सिलेबस अभी हमने डिस्कस करा वो बिल्कुल सेम है. काफी बच्चे एक डाउट मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि सर कौन सी ऐसी बुक है जिससे स्टार्ट करें. आई वुड सजेस्ट, अगर आप क्वांट्स की बुक ढूंढ रहे हो तो अरुण शर्मा की एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड बुक आती है फॉर कैट, अगर आप इसको कर लो. इस बुक में 2 लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2. तो ये 2 लेवल्स अगर आप कर लोगे बहुत है. लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 भी होता है इस बुक में, वो करने की जरूरत नहीं है, बट आप हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आप दो जिसमें क्वांट आती है, आप सारे एग्जाम निकाल लोगे. देन अगर आप बात करोगे लॉजिकल रीजनिंग एंड DI की, तो एक RS अग्रवाल की बुक आती है
जनरली ये कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स से ज़्यादा रिलेटेड होती है, बट आपको डेफिनेटली आईपी मैट, रोहतक और जिपमैट में जो लॉजिकल रीजनिंग आ रही है उसमें तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी एंड आप बहुत इजीली क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे। अगर बात करें वर्बल की, देखिए वर्बल की बुक बताना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर मैं कैरेट की बुक वर्बल एबिलिटी की आपको सजेस्ट कर दूं तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे है। ओके, तो एक बुक आती है पियर्सन पब्लिकेशंस की, अमेजोन पे आपको इजीली मिल जाएगी, आप इसको ले सकते हो। ओके, एंड साथ में लेकिन आपको एक चीज़ करनी है अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज योर मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट टाइम से दे रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हो, आई एम वेरी श्योर बाय द एंड ऑफ द ईयर, 9 मंथ्स के बाद जब आप you look back, you'd have improved a lot. Okay, so that's it, that's all about the syllabus. Share this video because a lot of people have confusions. इस वीडियो के बाद कोई कंफ्यूजन ऐसा नहीं रहेगा। ओके, एंड आप वही पढ़ोगे एग्जैक्टली जो आपको एक एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, एंड यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।